मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहता है और संगठन के माध्यम से मैंने शिक्षकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ा हुआ है। आज रुड़की के अंदर लगभग 10,000 शिक्षक परिवार हैं। उन सबसे, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों, चाहे वो माध्यमिक स्तर के हों, चाहे वो उच्च शिक्षा के हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के हों, सबसे मेरा मिलना जुलना, आना जाना, सब मुझे बड़े प्रेम से देखते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रेम का नाता है। नई शिक्षा नीति अपने आप में आज का जो हमारा मीडिया, जो अपना टेक्निकल जो युग है और जो जिस तरह से जो साधन संसाधन बढ़े हैं, उनका प्रयोग करने के लिए उसमें काफ़ी उत्साहित किया गया है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है वह भी विद्यालय के वातावरण में ही सफल हो पाएगी। हम उसमें यह नहीं कह सकते कि बच्चा घर बैठ करके पढ़े, लेकिन निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको करना ही चाहिए। हमारे साथ में अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के भी कई बार वार्ता की जाती है। अधिकारियों से वार्ता करते हैं, सरकार से वार्ता करते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब सरकार और अधिकारीगण जब उस पर ध्यान नहीं देते तो कई बार आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं और आंदोलन भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। अगर बच्चों का भविष्य आपको बनाना हो, बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई बेहतर हो सकता है तो वो शायद एक शिक्षक है। और अभी कोविड-19 के टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, तो शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है जो शिक्षकों की तरफ से दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो संघ है आपका, जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, वो किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले बताइए। हेमंत जी, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ अपने अशासकीय महाविद्यालय जो अपने हैं, माध्यमिक विद्यालय, उनके शिक्षकों का एक संगठन है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि जैसे एक यूनियन वाली सोच दिमाग में लोगों के आते हैं कि शायद कि ये यूनियन होगी और केवल अपने शिक्षकों को हित की बात हम करते होंगे। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षार्थी, शिक्षा और शिक्षक तीनों के हित के लिए काम करता है। शिक्षा का स्तर अच्छा हो, शिक्षा का वातावरण बढ़िया हो, और शिक्षार्थी जो हमारा मूल है, हमारे विद्यालय हैं, हमारा सारा ताना बाना है, वो सारा उसका केंद्र विद्यार्थी है, उसका केंद्र शिक्षार्थी है। तो शिक्षार्थी का हित सर्वोपरि होता है। उसके लिए उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ अपने अलग अलग कार्यक्रम करता है। समय समय पर शैक्षिक उन्नयन गोष्ठियां हम करते हैं। बच्चों के कल्याण के लिए क्या ठीक हो सकता है ये करते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। साथ में अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के भी कई बार वार्ता की जाती है। अधिकारियों से वार्ता करते हैं, सरकार से वार्ता करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब सरकार और अधिकारीगण जब उस पर ध्यान नहीं देते तो कई बार आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं और आंदोलन भी करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो शिक्षार्थी है, और शिक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाना और बच्चों का हित करना, ये हमारा कार्य है। अच्छा, ये तो आपने संघ की बात करती जिसमें आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है सर, जो अभी कोविड-19 के टाइम पे तो शिक्षकों के सामने क्या चुनौतियां हैं बच्चों को लेकर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चुनौतियां आप भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो महसूस कर ही रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? एक शिक्षक के रूप में इस समय वास्तव में वैसे तो सारी चीज़ें प्रभावित हैं, पूरा देश, पूरा दुनिया प्रभावित है। लेकिन हम जो देखते हैं कि विद्यालय बहुत प्रभावित हुए हैं। बच्चे स्कूल में बुला नहीं सकते हैं। जब कॉलेज खुले भी थे, जैसे हमारे 10वीं और 12वीं के लिए 2 नवंबर से विद्यालय खुले थे, फिर फरवरी में फिर अन्य क्लासेज भी बुलाई गई हैं। लेकिन एक तो ये रहा कि इतना लंबा गैप रहा कि बच्चों को हम केवल ऑनलाइन टीचिंग किया। लेकिन आप जानते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं, और हमारे खासकर जो शासकीय विद्यालय हैं, उनमें जो स्टाफ आता है, जो हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो बहुत बड़े उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि जिसकी जो थोड़ी सी भी स्थिति है तो वो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चे भेजता है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके पास में फ़ोन नहीं होते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर रेंज नहीं होती है। तो ऐसे करके हमारे सामने बड़ा भारी संकट रहा। लगभग 60% 65% तक बच्चे हमारी क्लासेज में जुड़ पाए मुश्किल से। उसके बाद में हमने प्रयास किया कि जो सब्जेक्ट मैटर था, जो मटेरियल्स था, वो हमने बच्चों को डोर टू डोर भी उपलब्ध कराया है, और अनेक माध्यम से स्कूल में बुला करके भी उनको हमने सामग्री दी है। लेकिन जब मनाही थी उसके लिए, तब बड़ी दिक्कतें आई हैं। खासकर गरीब बच्चों के लिए उनके पास वो साधन नहीं है, उनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो ये इसको लेकर के इन्हीं परिस्थितियों में काम करने का प्रयत्न किया, लेकिन चुनौतियाँ बहुत रही हैं। लेकिन अभी जैसे सरकारें बात कर रही हैं, डिजिटलाइज हो गया है चीज़ें, तो ऑनलाइन शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? ऑनलाइन शिक्षा को आप बेहतर मानते हैं?
अभी के हिसाब से नहीं, अगर इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस हो आगे, तो ऑनलाइन शिक्षा को क्या आप बेहतर मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा देते रहना चाहिए? देखिए हेमंत जी, मैं मानता हूं कि जो हमारे सामने परिस्थिति आई और बड़ी चुनौती आई, एक संकट ही महामारी का संकट था, तो उस समय इस ऑनलाइन शिक्षण ने हमारी बहुत सहायता की है। आप देखिए कि हमारा शिक्षण कार्य भी हुआ है, बच्चों ने समझा भी है, और लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया, केवल अब परीक्षा होनी थी, तो परीक्षा में भी अब वो उसको स्थगित और वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये फॉर एवर के लिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आज की स्थिति में इसने बहुत बड़ा सहयोगी का अपना हमारा रवैया जो है किया है, और बहुत बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। इतना ज़रूर है कि बहुत सारे शिक्षक भी हमारे उतने टेक्निकल नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनको सीखना पड़ा, करना पड़ा, और आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस भी हुई हैं, सब्जेक्ट मटेरियल भेजे गए हैं, और बच्चों ने उसको किया भी है, कापियाँ भी बनाई हैं और उससे आगे बढ़े हैं। इन परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण बहुत बेहतर है, लेकिन भविष्य की अगर आप पूछेंगे तो मैं चाहता हूं कि जो जो अपना कक्षा में बैठ करके वास्तविक शिक्षण जो होता है, जो बच्चे का इंटरेक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, टीचर उनसे बात करते हैं, उसका विकल्प कभी ऑनलाइन शिक्षण नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट आप करोगे, या सिमिलर हो सकता है, तो उसको आप कैसे देख रहे हो नई एजुकेशन पॉलिसी को, और इस हिसाब से शिक्षा का देना? नई शिक्षा नीति अपने आप में आज का जो हमारा मीडिया, जो अपना टेक्निकल जो युग है, और जो जिस तरह से जो साधन संसाधन बढ़े हैं, उनका प्रयोग करने के लिए उसमें काफ़ी उत्साहित किया गया है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है, वह भी विद्यालय के वातावरण में ही सफल हो पाएगी। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि बच्चा घर बैठ करके पढ़े, लेकिन निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको करना ही चाहिए। हमारे मिसाइल मैन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी ये कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी, कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। और आज की स्थिति में जैसे अब हमारा जो सिस्टम आया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, 5+3+3+4 के हिसाब से, तो उसमें छोटे से स्तर से ही, जहां 3 वर्ष के बच्चा शिक्षण शुरू करेगा और 5 वर्ष तक वो अपना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें खेल खेल के उससे सिखाना होता है बच्चे को। कक्षा 2 तक उस पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। वो बहुत प्रेम से विद्यालय में आए और वहाँ पर वो खेल खेल के, और जो टेक्नोलॉजी होती है, जो आपके टीवीज़ हैं, जो आपके ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, उनके जो गेम्स हैं, उनके माध्यम से वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद में +3 की जब बात आएगी तो फिर वहाँ पर वो 3, 4, 5 को पढ़ेगा, फिर +3 में वो 6, 7, 8 को पढ़ेगा, फिर +4 में फिर आगे वो 9 से लेकर के 12 तक की शिक्षा लेगा। टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए बहुत बल दिया गया है। उसके लिए हमको टीचर्स भी तैयार करने होंगे, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, उसके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे, क्योंकि आज की डेट में वो सारे के सारे लोग उतने उसमें परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो एक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है और बच्चों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। अच्छा सर, हम आपको देख रहे हैं क्योंकि आपकी शायद पॉलिटिक्स में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आप हैं, तो रुड़की से दावेदारी भी आपकी दिख रही है। तो रुड़की में अभी के टाइम पे आप शिक्षकों की जो स्थिति है उसको कैसे आप देख रहे हो, और जो स्कूल्स हैं उसको आप कैसे देख रहे हो, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, आपने ये जो पूछा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे पास इस समय प्रदेश का दायित्व है। मैं सह संयोजक हूँ पॉलिसी रिसर्च विभाग का। उससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, यहाँ नगर अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष जिले का रहा, मैं बहुत सारे दायित्व रहे हैं। तो हम अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक राजनीति में भाग ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं पहले शिक्षक हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहता है, और संगठन के माध्यम से मैंने शिक्षकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ा हुआ है। आज रुड़की के अंदर लगभग 10,000 शिक्षक परिवार हैं। उन सबसे, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों, चाहे वो माध्यमिक स्तर के हों, चाहे वो उच्च शिक्षा के हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के हों, सबसे मेरा मिलना जुलना, आना जाना, सब मुझे बड़े प्रेम से देखते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रेम का नाता है। और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी, जैसे दावेदारी की बात आपने की है, चुनाव लड़ने की बात आपने की है, तो वहाँ पर यह शिक्षक शक्ति मेरे लिए क्या बहुत मजबूत शक्ति के रूप में मेरे लिए आएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल होगा सर, आप हिंदी के प्रवक्ता हैं बीएसएम इंटर कॉलेज में, और भारतीय जनता पार्टी के भी सिपाही हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी हैं प्रदेश का, तो इन दोनों चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये होगा। और हिंदी की आप प्रवक्ता है, तो हिंदी को कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हैं आज के दौर में, भारत में, आप अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो दोनों सवालों का आप प्लीज़ हमें जवाब दें। हेमंत जी,
हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको हम पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा कह सकते हैं। ये हिंदी भाषा की विशेषता है कि हिंदी में जो लिखा जाता है वह बोला जाता है, जो बोला जाता है वह लिखा जाता है। आप देखते हैं कि अंग्रेजी में हम ए लिखते हैं लेकिन उसको अ बोलते हैं। आप आलिफ लिखते हैं, उर्दू में हम उसको अ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अ बोलते हैं, अ ही लिखते हैं। हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला, राष्ट्रभाषा का गौरव हिंदी को नहीं मिला। आज जो इस तरह की बातें की जाती हैं, अगर हिंदी विरोध की बातें कहीं दक्षिण के प्रदेशों में हैं भी, तो वो केवल राजनीतिक हैं। आज इतने सारे लोग हिंदी को समझने बोलने वाले हो गए हैं। मैंने दक्षिण भारत का 2-3 बार दौरा किया है। वहाँ व्यावसायिक रूप से वहाँ के जो अपने ट्रैफिक वाले हैं, दुकानदार हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, वो सब लोग हिंदी को सीखते जानते हैं। ऐसे में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और अपने उत्तर भारत में हमको हिंदी को कहीं भी हे दृष्टि से या हीनता की भावना से नहीं देखना चाहिए। कई बार ये लगता है कि जैसे हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम इंग्लिश स्पोकन में करें। आप कितनी भाषा सीखें, अपने बच्चों को आप फ्रेंच भी सिखाइए, चाइनीज सिखाइए और बहुत सी भाषा सिखाइए, लेकिन हिंदी को सर्वोपरि रखिए। हिंदी हमारी हमारी मातृभाषा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक उसूल। अपने दुख दर्द को हम जितना अच्छे ढंग से हम उसमें व्यक्त कर सकते हैं अपनी भाषा में, उसके अलावा किसी में नहीं कर सकते। और देखिए हेमंत जी, ये नई शिक्षा नीति में भी आया है। हमने भी ये डिमांड रखी थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कक्षा 5 तक शिक्षा है, वो मातृभाषा में होनी चाहिए और सरकार ने उसको माना है। सरकार ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण का निर्धारण किया है। उसके बाद में कोई भी भाषा फिर शिक्षण माध्यम हो, लेकिन जितनी अच्छे ढंग से बच्चा मातृभाषा में सीख पाएगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो अन्य विषय हो, इसलिए ये भी बहुत अच्छा कदम हुआ है। और आपने ये भी पूछा है कि हिंदी शिक्षक के साथ में फिर मैं अपने शिक्षण कार्य से मैं पूरा न्याय करता हूँ। मैं अपने सारे पीरियड्स लेता हूँ। मेरा लगभग 1 बजे तक का विद्यालय रहता है, उसके बाद में फ्री होता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं चिट्ठू लेकर के जाता हूँ या फिर उसके बाद के समय को मैं प्रयोग करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल होगा, इसके बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रायोरिटी क्या है, शिक्षा है पॉलिटिक्स? प्रायोरिटी शिक्षा, प्रायोरिटी शिक्षक होना, शिक्षण कार्य करना। लेकिन जब समाज में देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ कि आज की राजनीति में जो लोग आते हैं वो पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, केवल अपने जो उनके धंधे हैं उनको संरक्षण देने के लिए आते हैं। वहाँ मेरे जैसा व्यक्ति जो 36 वर्ष से पॉलिटिक्स में है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है, लेकिन आज तक कभी किसी पेट्रोल पंप के बारे में नहीं सोचा, कभी गैस एजेंसी के बारे में नहीं सोचा। आज तक इतना सा कोई भी अगर कहे कि अनिल शर्मा के बारे में कोई इतना सा राजनीति में कह सकता है, तो मैं वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको, वो मेरे सामने आप लाइए। मैं राजनीति में रहते शुचिता का और पवित्रता का जितना पालन किया है, भविष्य में भी उतना ही करूंगा। और मेरा जैसा व्यक्ति यदि जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है तो जनता का ज़्यादा भला हो सकता है बनिस्बत उनके जो लोग अपने व्यवसाय को, अपने कार्यों को, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो लोग आ जाते हैं, कई बार पॉलिटिसाइज कर देते हैं चीज़ों को। आपको नहीं लगता कि एक शिक्षक होना ही ज़्यादा बेहतर है रेदर देन अ पॉलिटिशियन? नहीं, हम मूक दर्शक बने हो रह करके उन चीज़ों को नहीं देख सकते। मेरा अभी लगभग 6 वर्ष का शिक्षण कार्य शेष है। 54 वर्ष हो गए हैं, 60 में हम सेवानिवृत्त होने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन सारी चीज़ों को, बड़ा दर्दनाक स्थिति है और लोग केवल फोटो खिंचाने के लिए, केवल उद्घाटन करने के लिए और उसके लिए केवल आते हैं, लेकिन एक आम जो जन समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उनका समाधान कहीं होता नहीं है। वास्तविकता केवल अपना हित है। आज के जनप्रतिनिधियों में, आज के राजनेताओं में अधिकांश लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं अपने हित साध रहे हैं, लेकिन जनता जिल के निगौण है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में मूक दर्शक बने रहना बिल्कुल वो जो है अच्छा नहीं होगा। और मैं तो ये समझता हूं कि इसी परिस्थिति कारण मैं समझता हूं कि मुझे आगे आना चाहिए और उसमें मेरे शिक्षण कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे अध्यापन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कार्य भी चलेगा, बनिस्बत पूरा उसी तरह चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा हो जाता है शिक्षकों की बहाली पर। यहाँ पे प्राइवेटली आप शिक्षक देखिए और जो सरकार है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं आती। कई बार जो शिक्षक रखे गए हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, पुअर ग्रेजुएट भी उसमें होते हैं। अगर आप देखें तो परसेंटेज आप देखें जो ग्रेजुएट्स किया उसमें पुअर ग्रेजुएट्स हैं। तो उसको कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें? अब ये सरकार शिक्षक की और शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक डीएलएड का स्पेशल कोर्स आया था और उसका लक्ष्य केवल यही था कि जो पब्लिक विद्यालयों में, जो प्राइवेट स्कूल्स में जो अनट्रेन्ड टीचर हैं
वो भी प्रशिक्षित हों, वो ट्रेंड हों। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया गया और डीएलएड के माध्यम से, चाहे ठीक है उसमें वो संडे में क्लासेस चली हैं, उनके प्रशिक्षण हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उनके माध्यम से निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन वास्तव में आपने सही कहा हेमंत जी, आज ही प्राइवेट स्कूलों में कम सैलरी पर, क्योंकि अच्छा व्यक्ति यदि आएगा, अच्छा शिक्षक यदि मिलेगा तो वो पैसे लेगा, लेकिन वो क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो 10,000, 12,000, 15,000 में शिक्षक को रख करके निश्चित रूप से इतने मानदेय पर शिक्षण कार्य बेहतर की संभावना नहीं की जा सकती। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, इस पर हम लोग एक चर्चा रखेंगे सर, ये मेरा वादा है आपसे। और मेरा आखिरी सवाल, अभी कोविड-19 का टाइम है, तो जो छात्र छात्राएं आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? जी, बहुत भयंकर समय है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता और सबके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। खासकर बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में बिल्कुल घर पर रहें, अपना ऑनलाइन जो कोई शिक्षण कार्य आ रहा है उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, अपना कार्य करें। और जैसे अभी परीक्षा, अभी शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ अपना जो दिया है कि 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा अभी स्थगित है, सही समय आने पर वो होगी। तो मैं अपने छात्र छात्राओं को, अपने प्यारे बच्चों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो 10वीं वाले बच्चे भी, क्योंकि उसमें एक विकल्प दिया है कि यदि जो विद्यालय स्तर का जो उसमें मूल्यांकन होगा, यदि वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो 12वीं के साथ में अपने एग्जाम को ऑफलाइन दे सकते हैं, साक्षात रूप से दे सकते हैं। तो मैं जो अच्छे बच्चे इस तरह के हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती, वो काम आएगी। और 12वीं के बच्चे भी एग्जाम चाहे जून में हो चाहे जुलाई में हो, जब भी हो, लेकिन अपने पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ें, नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अपने गुरुजनों से मिलकर के, जो ऑनलाइन ग्रुप चल रहे हैं उनके माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें, अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से जिज्ञासा का समाधान करें, लेकिन लगातार पढ़ते रहें, बाहर मत निकलें और अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और सर से मेरा वादा है कि हम लोग इस पे चर्चा जरूर करेंगे सर, हमें टाइम देंगे आप बिल्कुल। और क्योंकि शिक्षकों पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि कई बार बहाली पे बात होती है, उनको उनके पढ़ाने के तरीकों पे बात होती है कि किस तरीके से वो पढ़ाएं, उस पर हम बातचीत आपसे ज़रूर करेंगे। और डॉक्टर साहब ने कोविड-19 के टाइम पे किस तरीके से छात्र छात्राओं को स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में भी जिक्र किया। और जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं स्थगित हुई है उसके बारे में भी सर ने बताया कि पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती, आप उसको कंटिन्यू कीजिए और समय आने पर सब चीज़ें रिजॉल्व शायद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर चर्चा में होंगे हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जी, शिक्षकों पर हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।